Hello student, once again welcome back to my YouTube channel Account Hub. Today I will discuss basis of accounting या base of accounting. Accounting का मतलब आप लोग जैसे you know that what is the meaning of accounting. Accounting का मतलब क्या होता है, चीजों को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करना. किसमें करना, बुक ऑफ अकाउंट्स में. बुक ऑफ अकाउंट्स में जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, और किस चीज को रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजेक्शन कैसा होना चाहिए, इन द मॉनेटरी टर्म्स के रिलेटेड ट्रांजेक्शन, जिसको मींस वो सारे एक्टिविटीज, वो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको हम लोग किसमें मेजर कर सकते हैं, इन द टर्म्स ऑफ मनी में मेजर करते हैं, उसी को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं. तो रिकॉर्ड करने का एक बेसिस होता है, एक बेस होता है, उसी के बेसिस पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं. तो पूरी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करने के हमारे ये पे क्या है, 2 बेसिस होते हैं. पहली बेसिस जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं कैश बेसिस अकाउंटिंग, दूसरा होता है एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग. कैश बेसिस अकाउंटिंग, दूसरा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. हम लोग बात करते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, कि इस मेथड में या यह मेथड या यह सिस्टम ये बताता है कि हर चीज, हर वही ट्रांजेक्शन को आप अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में लिखोगे जो आपको किसमें मिलेगा, कोई भी चीजें मिलेगी कोई भी ट्रांजेक्शन जो होगा कैश में एटवंस, तुरंत इंस्टेंट, उसी समय क्या होना चाहिए बेटा, कैश या तो रिसीव हो या कैश पेमेंट करोगे, तभी आप बुक ऑफ अकाउंट्स में नोट करोगे, वही प्रकार के ट्रांजेक्शन को नोट करोगे. अदरवाइज ऑल ट्रांजेक्शंस इज नॉट इंक्लूडेड इन अ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम. जस्ट लाइक एक एग्जांपल के तौर पर भी हम लोग भी देखेंगे, पहले लोग बात करते हैं. इट इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग. ये क्या होता है, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग. किसको, ट्रांजेक्शंस. क्या क्या रखो, ट्रांजेक्शंस. अब ट्रांजेक्शन कैसे कैसे हो सकते हैं, बाई विच, जो हो सकता है, क्या हो सकता है, रेवेन्यू से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं, कॉस्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, एसेट्स खरीदने से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, कोई लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए हो सकता है ट्रांजेक्शन. कि कोई भी ट्रांजेक्शन, रेवेन्यू मींस कोई चीज सेल करो, रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स ऑफ गुड्स. गुड्स को जब सेल करते हो जो इनकम आती है उसकी बात किया जाए, उससे हो, या कोई एक्सपेंस करते हो तो उससे रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन, मतलब पे ऑफ द सैलरी या पेड सैलरी टू द राम या पेड सैलरी टू द सेवा कर्म. फिर एसेट्स, परचेज अ बिल्डिंग फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज से बोल सकते हो, फिर परचेज बिल्डिंग फ्रॉम टाटा इंडस्ट्रीज. मीन्स अलग अलग जगहों से आप क्या करते हो, परचेज लॉरी बोल सकते हो, किससे, महिंद्रा कंपनी से, परचेज स्कूटर, परचेज कार. ये सब चीजें क्या होती है, एसेट्स. अब ये सब चीजें में आपको ये सारी चीजें क्या होती है, एक ट्रांजेक्शन हो, वो रेवेन्यू नेचर का हो सकता है, कॉस्ट नेचर का हो सकता है, एसेट नेचर का हो सकता है, एंड लायबिलिटीज की कोई ना कोई लायबिलिटीज हो सकती है. कुछ परचेज ऑन अ क्रेडिट बेसिस, आपकी क्या होगी, लायबिलिटीज होगी. गुड्स बाई परचेज ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, तो हमारी क्या होगी बेटा, लायबिलिटीज होगी. ठीक है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस, किसी से आप लोग, वो सब हमारी क्या होती है, लायबिलिटीज. और आर रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज क्या रहता है, इसको पहचान होता है. यही चारों, कोई भी ट्रांजेक्शन हो जो रेवेन्यू होगा, कॉस्ट होगा, एसेट्स होगा, लायबिलिटीज, इस चीज को रिकॉग्नाइज करो. सबसे पहले आप ये रिकॉग्नाइज करो कि जो ट्रांजेक्शन है वो रेवेन्यू है कि कॉस्ट है कि एसेट्स है कि लायबिलिटीज है. ये चीज को आपको क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है. और उसी के बेस से ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड में हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. इन विच एक्चुअल रिसीव एंड एक्चुअल पेमेंट. ये कब रिकॉर्ड किया जाएगा आपके बुक ऑफ अकाउंट्स में, अकाउंटिंग पीरियड में. किस चीज को रिकॉर्ड किया जाएगा, विच, जो होना चाहिए, क्या हो जाएगा, एक्चुअल रिसीव, कोई पैसा एक्चुअल में रिसीव हो या एक्चुअल में पेमेंट हो. और कहां पे, टेक प्लेस, जिस समय पे ये ट्रांजेक्शन होंगे उसी समय पे अगर कोई पैसा रिसीव होगा या कोई पैसा पेमेंट होगा, तो उसी कंडीशन में हम लोग कैश बेसिस में क्या करते हैं, बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं. इन अदर वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं बेटा, इट इज अ सिस्टम इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड. इसमें क्या होता है, ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड. ट्रांजेक्शन 4 प्रकार के होते हैं बेटा, रेवेन्यू, कॉस्ट, एसेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन हो सकते हैं. ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं व्हेन कैश, क्या होता है, व्हेन कैश इज ट्रांजेक्टेड, मींस कैश इज ट्रांजेक्टेड. ट्रांजेक्टेड का मतलब क्या होता है, वट एवर, और यहाँ पे क्या होता है, आपको कैश क्या हो, रिसीव हो या पेमेंट हो. ट्रांजेक्टेड का मतलब कि कैश से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन होना चाहिए, चाहे वो कैश आपको रिसीव हो या कैश किसी को पेमेंट करो. किसी को कैश में पेमेंट करो या कैश में पैसा रिसीव करो, तो ही हम लोग किस में रिकॉर्ड करते हैं, कैश बेसिस में हम लोग चीजों को रिकॉर्ड करते हैं. ये बात किसने कहा, कैश बेसिस ने कहा. इतनी पॉइंट आपको समझ में आई. अब हम लोग इरेज करते हैं और यही हम लोग थोड़ा सा चीजों को देखते हैं. इसी का एक एग्जाम्पल देखते हैं बेटा. हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल इसने बोला. अब कैश बेसिस पर लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, कि ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर,
जैसे आप लोग बोलते हैं बेटा ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20। फाइनेंशियल ईयर हमारा कितना बेटा 19 एंड 20 है। अब देखो इस ईयर में जो था, मान लेते हैं अशोक क्या किया, सेल किया। सेल जो किया वो कितना किया ऑन कैश, और कितना किया ऑन क्रेडिट। कैश में सेल कितना किया 3,90,000, क्रेडिट पे कितना किया 2,70,000। कितना बेटा 2,70,000। फिर इसी का अशोक के हिज एक्सपेंस कितने आए, यहां लिख सकते हो पूरा, यहां से थोड़ा सा बेटा, फॉर हिज एक्सपेंस ड्यूरिंग अ ईयर। क्या बेटा ड्यूरिंग द ईयर का मतलब पूरा का पूरा जो ये फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर कितने महीने का होता है बेटा, टोटल ये आपका कितने महीने का होता है 12 मंथ का। ध्यान देना 12 मंथ, यहाँ पे 1920 मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक 12 मंथ का। अब यहाँ फॉर हिज एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर, उस ईयर में एक्सपेंस कितने आए बेटा 1,30,000 एक्सपेंस आए, और आउट ऑफ विच, यहां लिख सकते हो आउट ऑफ विच पेड यहां क्या कर सकते हो पेड 80,000। कितना पेड कर दिया बेटा आउट ऑफ विच मीन्स इसमें से 80,000। फाइंड आउट अशोक इनकम फाइनेंशियल ईयर क्या है 2019 एंड 20 का। हमको किस बेसिस हमको निकालना है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे। हमको किसके निकालना है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे। हमको क्या फाइंड आउट करना है इनकम। लेकिन आप एक चीज बात को ध्यान देना कि इनको कितना इनकम हुआ, इनकम फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैंने आपको फिर बता दे रहा हूं, ये एक सिस्टम होता है जिसमें वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जो क्या होता है कैश इज ट्रांजेक्शन मीन्स कैश रिसीव होगा या कैश पेमेंट होगा, उसी प्रकार के ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या करते हैं रिकॉर्ड करते हैं। ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है जिसमें हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग यहाँ क्या बात करते हैं बेटा, ध्यान सुनो कि यहाँ पे जैसे सिंपल सा हम लोग को सबसे पहले क्या लिखना है सॉल्यूशन जो होगा रेवेन्यू फ्रॉम, यहाँ क्या बोल सकते हो रेवेन्यू, एक तरीके से बोलो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोल सकते हो ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आएगा। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो आएगा वो कैसे हो सकता है, इसको बोल सकते हैं दूसरा बेटा इनफ्लो। क्या नाम दे सकते हो बेटा, आप लोग क्या नाम दे सकते हो इनफ्लो। और इनफ्लो मीन्स पैसा कैसे आएगा वो सारी चीजें इसमें लिखोगे। अब देखो पैसा किसी से आया, अशोक ने क्या किया कितना सेल किया था 3,90,000 का नगद में माल बेचा, और उधार कितना बेचा ऑन क्रेडिट कितना बेचा 2,70,000। लेकिन कैश बेसिस क्या करता है जिसका पैसा आपको रिसीव हुआ होगा। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है जो भी चीजें सेल करते हो जो उससे आपका रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जिस भी चीज की आप डीलिंग करते हो सेल करते हो उससे जो पैसा रिसीव हुआ होगा उसी को हम लोग रेवेन्यू के नाम जानते हैं, चाहे वो क्रेडिट हो चाहे हमारा कैश हो। लेकिन कैश बेसिस आगे कह देता है केवल कैश वाला लोगे और क्रेडिट वाला नहीं टच करोगे। तो आपका इनकम कितना हुआ, रेवेन्यू मीन्स इनकम कितना हुआ कैश बेसिस कहता है तो 3,90,000 आपका टोटल रेवेन्यू आया। क्या है बेटा रेवेन्यू। अब रेवेन्यू में से आप क्या करते हो बेटा लेस करते हो क्या चीज एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर। पूरे ईयर में एक्सपेंस आपने पेड कितना किया, पेड और पेएबल अंतर बेटा। पेड का मतलब होता है देखो टोटल एक्सपेंस कितना आया बेटा आप लोग जानते थे 1,30,000। इसमें से कुछ पेड हुआ कुछ पेएबल है। पेड कितना कर दिए 80,000। पेड का मतलब आपने क्या किया पेड मीन्स ये क्या हो गया बेटा कैश हो गया। ये क्या हो गया बेटा आपका कैश। जो बाकी आपके बचे कितना 50,000
ये भी आपका क्या है बेटा, पेएबल। पेएबल का मतलब फ्यूचर्स में इसको क्या किया जाएगा, अभी इसका पेमेंट किया जाएगा, मीन्स ये ऑन क्रेडिट है, उधार है। तो और हमको क्या होता है कैश में, किससे रिलेटेड, जिसका आपने कैश में पेड किया था। पेड कितना किया, 80,000। तो आपको क्या पता चलेगा, आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना बेटा, यहाँ पे जो है वो पेड कितना किया, 80,000। अब आप जानते हो कि इनकम ड्यूरिंग द ईयर निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, इनकम ड्यूरिंग द ईयर कितना आएगा, इसमें से माइनस करेंगे हम लोग, कितना आएगा, 3,10,000। ये मेरा क्या आ गया बेटा, इनकम आ गया। और कब आया, ड्यूरिंग द ईयर। यही मेरा क्या कराएगा बेटा, नेट इनकम भी इसको वर्ड का यूज कर सकते हो या इनकम भी बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हो इनकम का फार्मूला क्या होता है। आप लोग यहाँ सिंपल शब्दों में मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया था, इनकम इक्वल क्या होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अब यहाँ कौन सा रेवेन्यू को लेंगे, जो कैश नेचर का होता है, जिसके बदले पैसा हमें इनफ्लो हुआ होगा। और यहाँ एक्सपेंस कौन सा लेंगे, जिसके बदले में हमने पैसा कैश को क्या किया, कैश का आउटफ्लो हुआ, मीन्स कैश का पेमेंट किए होंगे। कैश बेसिस यही करता है, मीन्स इसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन को बुक ऑफ अकाउंट में नहीं लिखेगा, दोनों ट्रांजेक्शन को नहीं लिखेगा। बट एक्रूअल बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग क्या करता है, एक्रूअल बेसिस इट इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। अब कौन कौन से ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, ट्रांजेक्शन कितने होते हैं, 4 होते हैं, एक रेवेन्यू, एक कॉस्ट, एक एसेट्स, एक लायबिलिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, पूरा अकाउंटिंग पीरियड। और अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है आपका, 12 मंथ्स या लेस देन 12 मंथ होगा। 12 महीना हो सकता है, 12 महीने से कम के लिए हो सकता है। अब न्यूली सेटअप बिजनेस होगा, अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस होगी, एग्जिस्टिंग बिजनेस जो पहले से चली आती है, तो उसके लिए ऑलवेज अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो क्या होता है बेटा, 12 महीने के लिए होता है। कितने के लिए होता है, 12 महीने के लिए। बट न्यूली जब सेटअप आप बिजनेस करते हो तो 12 मंथ या लेस देन 12 मंथ होगा। सर कैसे लेस देन 12 मंथ होगा, सपोज करो बेटा, जैसे आप लोग क्या करते हो, अक्सर देखते हो ना कि बिजनेस को स्टार्ट करने का कोई न कोई मुहूर्त निकालते हो। आप लोग बोलते हो ना कि शुभ डेट, एक हमारा जो अच्छा से अच्छा शुभ तिथि कौन सी, उसी तिथि पे हम लोग, जैसे कुछ लोग नवरात्रि में करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, दशहरा करते हैं, जब अपने अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो अब उस दशहरा से 31 मार्च देखा जाएगा, दीपावली से 31 मार्च देखा जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड होगा वो क्या होगा, सिंक करके हमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 6 मंथ का, 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ का। नई ईयर को आपने खोला 1 जनवरी को खोला, तो आपका अकाउंटिंग ईयर का खुल जाएगा 31 मार्च, 3 मंथ का। तो वैसे ही तो यहाँ पे कि जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, रेवेन्यू नेचर का होगा, कॉस्ट नेचर का, एसेट नेचर का, लायबिलिटी नेचर का, रिकॉग्नाइज अकाउंटिंग पीरियड में। बट वो कौन सा होना, विच दे एक्रू। एक्रू का मतलब क्या होता है बेटा, राइट टू, केवल किस पे आ जाए, राइट आ जाता है, राइट टू रिसीव, या हम लोग राइट टू रिसीव जब आ जाए। एक्रू का मतलब क्या होता है, राइट टू रिसीव। एक्रू जब होता है बेटा, एक्रू वाली चीजों को डेट टू डेट ट्रांजेक्शन में लोग रिकॉर्ड करते हैं। कैसे रिकॉर्ड करते हैं बेटा, एक्रू। एक्रू का मतलब क्या होता है कि हमारा उस पर राइट हो गया, उस इनकम को रिसीव करने का मुझे अधिकार मिल गया है, उसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं, एक्रू बेसिस पे चीजों को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कि अगर उस पे मेरा अधिकार हो गया तो उस चीज को बुक ऑफ अकाउंट में कैन बी रिकॉर्डेड किया जाता है। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करना है, जिस पे हमारा अधिकार है उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो एक वर्ड बेटा होता है एक्रू, एक होता है ड्यू। एक्रू जो होता है वह डे टू डे, जैसे हम लोग बेटा अगर बात करें, एक एग्जाम्पल छोटा सा ले कि जैसे हम कि कहीं जॉब करते हैं, सैलरी पाते हैं, और कब पाते हैं, 1 से लेके 31, तो कब पूरा महीना होता है। हमने मान लो 10 डेज वर्क किया, हम क्या करेंगे, 10 डेज वर्क किए, और 10 डेज वर्क करके हमने जहां जॉब कर रहे थे, जो सैलरी मिलती थी बेटा, वो कितनी मिलती थी, टोटल पूरे महीने की 30,000 रुपीज मुझे सपोज करो मिलती थी। और मैंने वहां पे 1 महीने मीन्स सैलरी, जब हमें सैलरी का ड्यू कब होगा, ये क्या होता है, ड्यू जब होता है बेटा स्पेसिफिक डेट होता है बेटा, कोई क्या होता है, स्पेसिफिक डेट को बोलते हैं ड्यू। बोलते हैं ना कि इसका समय कब है, समय का मतलब कि कोई ना कोई एक स्पेसिफिक डेट, स्पेसिफिक टाइम होता है, उसको ड्यू बोलते हैं। बट एक्रू का मतलब क्या हो गया, आफ्टर एक्सपेंडिंग द टाइम, जब वो टाइम आप एक्सपेंड कर लेते हो। जैसे 1 से लेके 31 तक अगर हम काम करेंगे, सपोज करो अगस्त में किसी के यहाँ, तो हमको क्या मिलेगी बेटा, जो सैलरी मिलेगी, सैलरी ड्यू होती है 5 को, कि 5 को हमको देंगे पूरा 30,000 1 मंथ का।
लेकिन अगर हम लोग मान लो वहां से क्या दे अपनी कंटेंट ब्रेक कर दिए, ब्रेक करके हम लोग क्या किए, एक शुरुआत कर ले। हम लोग क्या करें बेटा, क्या करें, वहां से 10 तारीख को, 10 अगस्त को मैं बिजनेस को छोड़ दिया और उनकी बिजनेस में मैं अब काम करने नहीं चाहता हूं, तो उस कंडीशंस में हमारे पास राइट्स है कितने दिन की सैलरी पाने के लिए, 10 डेज की सैलरी पाने के लिए। तो जो हम लोग ये रिकॉर्डिंग करेंगे, बट ड्यू तो हमारा इतने दिन समय होगा, बट हम लोग यही समय ले सकते हैं। तो जैसे जैसे आप सुबह में गए जॉब पे, शाम को जब लौटे तो वो एक दिन का सैलरी आपका क्या हो गया, एक्रू हो गया, ड्यू नहीं हुआ बेटा। अभी ड्यू कब होता है, 31 को या 5 को, जो आपका दे तिथि होती है उस तिथि को हम लोग दे तिथि कहते हैं। एक्रू का मतलब आपका इस पे अधिकार हो जाता है, लेकिन वो अभी समय नहीं हुआ मिलने का। ड्यू का मतलब होता है मिलने का समय होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, वो उसको बोलते हैं ड्यू। और जहां जिसपे अधिकार हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्रू। और यहाँ पे हर ट्रांजेक्शन पे जब भी किसी ट्रांजेक्शन में किसी व्यक्ति का अधिकार हो जाता है तो उसको हम लोग रिसीव कर लेते हैं, वो रिसीव हुआ हो या न रिसीव हुआ हो। मीन्स की एक्रू बेसिस पे जो चीजें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ड्यू और रिसीव, विच एवर इज अर्लियर। इन दोनों ट्रांजेक्शन्स में कोई भी चीजें हमारे साथ पहले इवेंट हो जाए, कोई चीजें ड्यू हो जाए या रिसीव हो जाए, मीन्स कोई चीजें एक्रू हो जाए या रिसीव हो जाए, विच एवर इज अर्लियर कैन बी रिकॉर्डेड इन द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। हम लोग क्या कहते हैं, एक्रू और रिसीव, हम लोग विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से कोई भी चीज हमारे साथ पहले हो जाए, एक्रू हो जाए या पैसा एडवांस में मिल जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, चीजों को लिख लेते हैं। इसलिए बोला गया कि राइट आ जाता, अधिकार आ जाता उस पर हमारा। इसी को हम लोग दूसरे वर्ड में लिखे, इट इज ए सिस्टम इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्नड, मीन्स कमा लिया गया हो या हमारा अधिकार हो गया होगा, तो उसी बेसिस पर हम चीजों को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अब हमारा बेटा एग्जाम्पल नंबर, इसको एडिट करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं हम लोग। इसको देखते हैं हम लोग बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्वेश्चन हम लोग यही लेके चलेंगे बेटा। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में अशोक ने कितना सेल किया बेटा, सेल कितना किया, कैश में 3,90,000, कितना सेल किया बेटा, 3,90,000, और क्रेडिट पे कितना किया, 2,70,000, एक्सपेंस पूरे ईयर में कितना किया, 1,30,000। तो फाइंड आउट द अशोक इनकम इन द फाइनेंशियल ईयर। तो सिंपल सा बेटा करना है हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी चीजें होंगी। जैसे आपको पहले क्या फाइंड आउट करना है, रेवेन्यू। अब रेवेन्यू क्या हुआ बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम लोग बोल सकते हैं। रेवेन्यू मीन्स जो पैसा इनफ्लो, यहाँ कैश इनफ्लो की बात नहीं किया गया, यहाँ पे जो एक्रू हुआ होगा कुछ पैसा तो मिला हमको। कितना पैसा मिला बेटा रेवेन्यू के रूप में, 3,90,000 कैश में मिला, ये मेरा क्या हो जाएगा, कैश मिल गया। बट अभी जो हम क्रेडिट पे किए हैं ये भी तो हमारा अधिकार हो गया, तो उससे आज नहीं फ्यूचर में वो पैसा भी हमें क्या होगा बेटा, कभी ना कभी मिलेगा। तो उसको भी हम लोग किसके नाम से जानेंगे बेटा, ये मैंने किस बेसिस पे रिकॉर्ड किया, रिसीव बेसिस पे, और ये हमने किस बेसिस पे रिकॉर्ड किया, एक्रू बेसिस पे। मीन्स एराइज हो गया और इस पे हमारा राइट हो गया है, और इसलिए हम लोग पैसा पाने का मेरा अधिकार हो गया है, इसलिए इसको भी हम लोग क्या करेंगे बेटा, रिकॉर्ड कर लेंगे 2,70,000। मीन्स क्रेडिट पे हमने दिया तो हमारा पैसा लेने का अधिकार है ना। मेरी अगर मानो मैं अशोक हूं तो मैंने किसी को उधार बेचा, तो इसमें हम लोग कहते हैं बुक ऑफ अकाउंट्स लिख लेंगे। तो लिखेंगे तो हमारा टोटल कितना आएगा, 6,60,000 है। उसके बाद बेटा इसमें से हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं। क्या लेस करते हैं बेटा, एक्सपेंस। और एक्सपेंस कौन सा, ड्यूरिंग द ईयर का हम लोग इसकी एक्सपेंस को माइनस करेंगे बेटा, ड्यूरिंग द ईयर के जो एक्सपेंस होंगे। और ड्यूरिंग द ईयर के एक्सपेंस कौन से होते हैं, जस्ट लाइक हम लोग बात करते हैं कितना बेटा, 1,30,000। अब इसमें से 1,30,000 में से मैंने बताया था 80,000 का पेड कर दिया हूं। अभी ये पैसा और बाकी जो बचे हमारे पास कितना बेटा, 50,000, वो मेरा क्या है, अभी पेएबल है, अभी देना है फ्यूचर में। तो हमारा मिला कितना हो जाएगा बेटा, 1,30,000। मीन्स देना तो श्योर है, मेरे ऊपर हो गया राइट। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसमें से चीजों को हम माइनस कर देंगे। जस्ट 1 मिनट, इसमें से हम लोग क्या करेंगे बेटा, माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 0 0 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 5।
तो हमारा टोटल यहाँ पे इनकम कितना आया, हमारा इनकम कितना आ जाएगा, इनकम ड्यूरिंग द ईयर हमारा कितना आएगा 5,30,000। यहाँ इनकम और यहाँ इनकम के बीच में क्या बेटा, बहुत बड़ा डिफरेंट है। ये आपका ट्रू एंड फेयर नहीं बताया, बट ये इनकम ट्रू एंड फेयर बताता है। ये मेथड हम लोग इसलिए लेके चलते हैं। इसके कुछ हम लोग बेनिफिट, इसमें डिफरेंस देखते हैं। हम लोग बात करते हैं डिफरेंस, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। डिफरेंस का जो बेटा बेस होता है, आप लोगों ने देखा कि दोनों में कितना डिफरेंस आया। एक से हमने प्रॉफिट रिकॉग्नाइज किया तो कितना आया, बहुत कम प्रॉफिट आ रहा, बट दूसरे से हमने किया तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा आया, क्योंकि वो सेल एंड परचेज ड्यूरिंग द ईयर, इसी ईयर से रिलेटेड था बेटा। इसलिए एक्रूअल बेसिस को ज्यादातर लोग क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं, कैश बेसिस को लोग नहीं। क्योंकि इस ईयर का सेल, सपोज करो आज मान ले आपने बहुत सेल किया, आज बहुत आपने सेल किया, और आज आपने सेल जितना भी किया सब क्रेडिट पे किया, आप आज ने कोई भी कैश पे सेल नहीं किया बेटा। तो इस तरीके से हो सकता पैसा कल मिले, और कल आपने एक भी आइटम सेल न किया हो, और कल आपने एक भी आइटम ने सेल किया हो, तो कैश बेसिस कल के डेट को आपको क्या करेगा, मोर बेनिफिट बताएगा। क्यों? क्योंकि आपको वो कल हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। हो जैसे सपोज करो आज हमने 10 मार्कर बेचा, एक मार्कर की प्राइस कितनी थी हमारे पास, जो भी मार्कर की प्राइस थी वो मार्कर की प्राइस कितनी थी 25 रुपीज। तो आज हमने सेल किया सारा क्रेडिट पे, आज हमारे पास एक भी पैसा नहीं आया, तो आज का दिन क्या होगा, बेकार माना जाएगा। किस बेसिस पे, कैश बेसिस के बेस पे। बट कल ये पैसा जब मिल जाएगा सब 10 मार्कर का, तो कल कितना, और कल एक भी मार्कर नहीं सेल हुआ, तो कल की इनकम कितनी सो की जाएगी, 250 रुपीज जो आएगा बेटा, वो कल के मार्कर की सेल आएगी, जो कि कल की सेलिंग नहीं, एक्चुअल में सेलिंग आज की है। तो इसलिए कैश बेसिस जो होता है ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट एंड लॉस को प्रेजेंट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो प्रायर चीजों को, क्योंकि वो अक्सर रिकॉर्ड किस पे करता है, कैश रिसीव हो या कैश का पेमेंट हो, मीन्स कैश ट्रांजेक्ट को ही वो क्या करता है, कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। बट एक्रूअल बेसिस क्या करता है कि एक्रू हो जाए, मीन्स अराइज हो जाए, राइट्स हो जाए अगर किसी भी ट्रांजेक्शन पे, कैन बी रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स में लोग। ये जो होता है ये हमारे दो प्रिंसिपल को लेकर चलता है बेटा, एक मैचिंग कॉन्सेप्ट को लेकर चलता है और दूसरा रियलाइज एक कॉन्सेप्ट को लेकर चलता है। दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक्रूअल बेसिक कॉन्सेप्ट हैज बीन डिपेंडेंट ऑन द टू प्रिंसिपल्स। फर्स्ट होता है रियलाइजेशन प्रिंसिपल, सेकंड हमारा जो होता है बेटा उसको हम लोग बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये दोनों कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। ये क्या होता है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग अगली चैप्टर अगली वीडियो पढ़ेंगे, उसके बारे में लोग वहां समझेंगे और वहां अपने चीजों को बताएंगे। ये कितने कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, दो कॉन्सेप्ट है। ये क्या करता है, अब आपको मैंने डिफरेंस बता रहा। डिफरेंस का मतलब कि कैश बेसिस से अकाउंटिंग और अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस में क्या डिफरेंस होता है। पहला होता है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। क्या होता है बेटा, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। अब कैश बेसिस जो होता है किस प्रकार की ट्रांजेक्शन का नेचर कितना होता है सर, दो प्रकार का होता है। एक कैश होगा, दूसरा क्या होगा, क्रेडिट होगा। एक कैश होगा, एक क्रेडिट होगा। कैश पे चीजें क्या करते हो, कंसिडरेशन में आपको क्या मिल जाए, जो भी आप गुड्स सेल करो कंसिडरेशन में आपको क्या मिल जाए, कैश मिल जाए, तो आपका क्या होता है कैश ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब कंसिडरेशन में उससे भी कुछ मतलब समथिंग, कंसिडरेशन मतलब क्या था, समथिंग इन रिटर्न, कुछ भी रिटर्न मिले, बट अभी रिटर्न मिला नहीं है, वो अभी क्या करता है, पेएबल होता है। वो भी उससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेल किया उससे मैं रिसीवेबल हूँ, कि अभी उससे मैं पैसा भी रिसीव करूंगा। रिसीवेबल है, रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, अभी पैसा मिलेगा, अभी पैसा मिला नहीं है, तो इसलिए हम लोग उसको किसके नाम से क्रेडिट ट्रांजेक्शन, और पैसा मतलब फ्यूचर में एक सर्टेन टाइम के बाद हमको मिलेगा। तो इसलिए कैश बेसिस में केवल कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है कि नेचर ट्रांजेक्शन को, बट एक्रूअल बेसिस में कैश एंड क्रेडिट बोथ ट्रांजेक्शन कैन बी रिकॉर्डेड इन द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। अब देखो बेटा दूसरी चीज आती है, इससे हम लोग जो बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। कैश बेसिस से प्रॉफिट आप लोगों ने देखा था, अभी बहुत ही माइनर प्रॉफिट आया था, 3,10,000 का प्रॉफिट आया था ना, आपके भी एग्जाम्पल में 3,10,000 का प्रॉफिट आया था, 3,10,000 का प्रॉफिट आया था। बट यहाँ पे प्रॉफिट समथिंग 5,50,000 का आ गया था। कितना आ गया था बेटा, यहाँ पे प्रॉफिट 5,50,000 का यहाँ प्रॉफिट आ गया था, क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा था। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो नॉट करेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी मार्कर का एग्जाम्पल बताया कि ये कल का दिखाएगा, तो कल ज्यादा दिखाएगा, कल तो प्रॉफिट दिखाएगा 250 मार्कर आपने सेल किया, आपको कल ज्यादा प्रॉफिट हुआ, आज नो प्रॉफिट, आज आपको क्या दिखा देगा, लॉस दिखा देगा।
कि आपने बेच दिया लेकिन आपने क्या किया, आपने खरीदा है लेकिन आपने बेचा नहीं, ऐसा दिखा देगा। मीन्स कि ये ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट एंड लॉस को प्रेजेंट नहीं करता, बट ये क्या करता है, प्रेजेंट करता है। ट्रू एंड फेयर मीन्स करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस को ये प्रेजेंट करता है। अब देखो बेटा एक चीज और, इस मेथड को हमारे यहाँ पे जितने भी कंपनी एक्ट है, जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सब क्या किस मेथड को प्रीफर करते हैं, एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मीन्स मैंने बोला है कि जो लीगल पोजीशन होता है, प्लीज बोलो तो क्या बोलते हैं लोग बेटा, लीगल पोजीशन। हमने ये पढ़ा और ये पढ़ा। अब हमारा क्या होता है, लीगल पोजीशन। लीगल पोजीशन मतलब कि हमारे यहाँ में जो गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसको प्रीफर करती है, वो कहती है वो कैश बेसिस को नॉट रिकॉग्नाइज्ड, वो नहीं रिकॉग्नाइज करती है। वो किसको रिकॉग्नाइज करती है, रिकॉग्नाइज बाय द कंपनी एक्ट के थ्रू किसको किया जाता है, एक्चुअल बेसिस अकाउंटिंग को, क्योंकि यही ट्रू एंड फेयर हमारे बैलेंस शीट को प्रेजेंट करता है। इसी के थ्रू हमको रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, उसने यही कहा। अब देखो बेटा क्या होता है, अब जैसे इसके लिए टेक्निकल नॉलेज की बात किया जाए तो कैश बेसिस पे कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। पैसा मिलेगा तो लिखेंगे, पैसा नहीं मिलेगा या किसी का पैसा पेमेंट करेंगे तो लिखेंगे। मीन्स कैश रिसीव होगा और एक कॉलम क्या होगा, कैश पेमेंट। मीन्स रिसीव का एक अलग होगा और एक पेमेंट का होगा। तो ये कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं, रिसीव हो जाए उसके नाम से लिख दे, पेमेंट कर दे उसके नाम से लिख दे जाए। रिसीव एंड पेमेंट केवल ही अकाउंट हम लोग मेंटेन करते हैं, इसमें एक ही अकाउंट जनरली मेंटेन किया जाता है। और ये सारी चीजें कहाँ मेंटेन की जाती है, इसके लिए कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। आपके पास कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज मीन्स बहुत ज्यादा डिग्री नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। सिंपल इजी, आप जैसे आप देखते हो टेम्पल ले लो या ओल्ड एज होम ले लो या ऑर्फेन हाउस ले लो, वहां पे कहाँ से पैसा आया वो लिखा जाता है एक तरफ, और एक तरफ क्या लिखा जाता है, कहाँ पे पैसा आपने पेमेंट किया वो लिखा जाता है। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट खोला जाता है। मीन्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्फेन हाउस, ओल्ड एज होम, ये सब क्या होता है आपके नॉन प्रॉफिट, उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। ऐसे ही टेम्पल हो गया, इन सब जगहों पर जो अकाउंट खुलता है वो कौन सा खुलता है, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट ओपन किए जाते हैं। और उसी के लिए कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। और ये देखो अक्सर मैंने बताया था ना कि कहाँ सिचुएटेड होता है बेटा, तो एनपीओ मीन्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ प्रोफेशंस जो भी होते हैं, टेम्पल होते हैं, इन सब जगहों पे कैश बेसिस अकाउंटिंग सिचुएटेबल होती है। बट ये जो होती है एक्रूअल बेसिस, मैंने आपको बताया था रिकॉग्नाइज बाय द कंपनी एक्ट करता है। और ये कहाँ से सिचुएटेड होते हैं, बिजनेस में, मीन्स प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। किसमें बेटा, बिजनेस में बोलो या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ये क्या होता है बेटा, सिचुएटेड होता है। कहाँ पे होता है बेटा, ये आपने क्या लिखा है, हमने प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ होता है बेटा, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सिचुएटेड होता है। और इसके लिए बेटा टेक्निकल स्किल्स नॉलेज की आपको क्या करती है, नीड होती है। इसलिए मैंने बताया, देखो यहाँ मैंने बताया था लीगल पोजीशंस नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्या होता है, कंपनी एक्ट ने बताया कि नहीं आपको इस बेसिस से ही अकाउंटिंग करनी है। टेक्निकल नॉलेज की कैश बेसिस में रिसीव पेमेंट होता है, कोई जरूरत नहीं होता, बट यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे क्या मेनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, पर आप टोटल कितने सब्सिडी बुक ऑफ अकाउंट होते हैं, 8 होते हैं। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, फिर बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, और फिर हमारा क्या होता है, जनरल प्रॉपर बुक। टोटल हमारे यहाँ पे बुक रखे जाते हैं, इसलिए हमको यहाँ पे क्या करते हैं, जरूरत पड़ती है। कैश बुक भी होता है, टोटल मिला हमारे 8 बुक होते हैं, 8 बुक यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। और ये कहाँ होता है बेटा, ऑर्फेन हाउस, ओल्ड एज होम मीन्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जितनी उन जगहों पर होती है, या किसी प्रोफेशन में होते हैं जहाँ पे केवल पैसा रिसीव किया जाता है, पैसा पेमेंट किया जाता है, वहां पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं होते। बट यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिजनेस रिलेटेड होते हैं। तो आप लोगों ने ये पढ़ा ये सारी चीज। अब बेटा सबसे ज्यादा अच्छा प्रॉफिट इससे आ रहा है, तो रिलायबल कौन होगा, ये मोर रिलायबल होता है कंपेयर टू द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसकी अकाउंटिंग ज्यादा विश्वसनीय होती है, ज्यादा लोग ट्रू एंड राइट एंड फेयर मानते हैं, बट इसकी जो होती है वो क्या होती है, लेस रिलायबल होती है, उतना विश्वसनीय नहीं होता जितना इसको विश्वास लोग करके लेके चलते हैं। फिर एक पॉइंट आता बेटा कि एडजस्टेड एंट्री को कौन, एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, कि बकाया, एक तरीके से कहा जाए एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, कि बकाया ट्रांजैक्शन को कौन सी बुक ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड करती है और कौन सी बुक ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड नहीं करती। बकाया चाहे वो इनकम बकाया हो, चाहे मेरा एक्सपेंस बकाया हो, किस मेथड से हम लोग कैन बी रिकॉर्ड, मीन्स बोल सकते हैं अगर एक्सपेंस बकाया होता तो उसके लिए, अगर इनकम बकाया कहीं हो गया मेरा तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूर्ड। हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, एक्यूर्ड इनकम। एक्सपेंस बकाया तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम बकाया होगा तो एक्यूर्ड इनकम, मीन्स उसको हम लोग बोलते हैं। बट इसी तरीके से अगर कहीं पे
हम लोग एडवांस में क्या करते हैं, पेमेंट कर दे, तो उसको हम लोग किसके नाम जाते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से जाते हैं। किसी एक्सपेंस का पहले से पैसा दे दे, और अगर वही चीज हमको क्या हो जाए, हम कहीं से हमको इनकम एडवांस में मिल जाए तो उसको रिसीविंग एडवांस के नाम से जानते हैं। एडवांस बोलते हैं हम लोग अनएक्योर्ड इनकम के नाम से जानते हैं। ये बात 4 वर्ड है, आपको मैंने 4 बताया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, और फिर एक्योर्ड इनकम और अनएक्योर्ड इनकम। ये 4 वर्ड है बेटा, इन 4 वर्ड को हम लोग क्या करते हैं, लेके चलते हैं। तो अब इन 4 वर्ड के लिए हम लोग को एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कभी पैसा मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। इसी के लिए हम लोग को क्या करना, जैसे आपको मैंने देखा था ना, कितना पैसा मिल गया था, 1,30,000 ड्यूरिंग द ईयर का एक्सपेंस था, बट एक्चुअली मुझे मिला कितना था, 80,000। कितना नहीं मिला था, 50,000 नहीं मिला, तो 50,000 के लिए हमको क्या करना पड़ा, एक एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी पड़ेगी। एडजस्ट करनी होगी, जब फ्यूचर्स में वो मिलेगा तो वो कौन बताता है, एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस क्या करता है, एडजस्टमेंट की एंट्री को लेके चलता है, एडजस्टमेंट की एंट्री पास करता है, करेक्शन की एंट्री पास करता है, रेक्टिफिकेशन की एंट्री को पास करता है एक्रूअल बेसिस। बट कैश बेसिस कैन नॉट बी एडजस्टेड एंट्री पास। और ये पास जो करता है वो कहां करता है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस में। और इस सारे एडजस्टेड आइटम को कहां शो किया जाता है, बैलेंस शीट में। बस इतना ही जानो बेटा, ये आपके अगले जनरल एंट्री के समय तक मैं और आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, प्रीपेड क्या होता है, एक्योर्ड क्या होता है, अनएक्योर्ड क्या होता है, ये सारे टर्म्स हम लोग जनरल एंट्री स्टार्ट करेंगे उस समय मैं आपको बता दूंगा। ये सारी चीजें, और इन सब चीजों को हम लोग कहां शो करते हैं, बैलेंस शीट में शो करते हैं। जो भी एडजस्टेड आइटम बचे रहते हैं उनको बैलेंस शीट में, और उनको एडजस्ट कहां से किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एडजस्ट करके धीरे धीरे रिटर्न ऑफ करते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे नॉट एडजस्टेड एंट्री पास, तो आपको बात समझ आ गई। ये क्या होता है, कैश बेसिस। हम लोग बोलते हैं ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन कैन बी रिकॉर्डेड, और कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, एनजीओ, ऑर्फन हाउस, ओल्ड एज होम, टेम्पल, प्रोफेशन रिकॉर्ड किया जाता है। ये हमारा ज्यादा रिलायबल नहीं होता कंपेयर टू उसके। फिर हमारा इसमें क्या किया जाता है, इसके लिए कोई टेक्निकल स्किल की नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। फिर हमारे यहाँ कम प्रॉफिट को शो करता है, ज्यादा प्रॉफिटेबल हमारे लिए ये नहीं होता। फिर इसमें एडजस्टेड एंट्री की कोई हम लोग एंट्री नहीं करते, ये हमारा, फिर इसके लिए कोई टेक्निकल स्किल नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। इसको कोई भी लीगल पोजीशन नहीं दिया गया, मतलब कोई कानून हमको ये लीगली नहीं कहता कि नहीं इस चीज को आपको अप्लीकेबल करना ही पड़ेगा। बात समझेंगे। बट एक्रूअल बेसिस क्या होता है, वो ट्रांजेक्शन कैन बी रिकॉर्डेड किया जाता है। एक्रू या रिसीव, विच एवर इज अर्लियर, एक्रू हो जाए या रिसीव हो जाए, इस दोनों में से जो भी ट्रांजेक्शन आपके साथ में, जो भी इवेंट आपके साथ पहले हो जाए, कोई चीज मिल जाए या एक्रू हो जाए, एराइज आ जाए, मीन्स राइट आ जाए, उस पर मिला भी ना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं। मीन्स कैश और क्रेडिट दोनों चल ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं। और इसको क्या होता है, कंपनी एक्ट 2013 इसको रिकॉग्नाइज किए, इसके लिए स्पेशल टेक्निकल स्किल की जरूरत होती है, क्योंकि तभी आप लोग एडजस्टमेंट की एंट्री पास कर सकते हो। ये सबसे ज्यादा रिलायबल होता है, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट आता है, यही सारी चीजें हमारी होती है। और इसमें हम लोग बात को लेके चलते हैं। तो इस तरीके से बेटा आज हमारा ये चैप्टर नंबर 3 भी फाइनल हुआ, और हम लोग अब बात करेंगे आज के बाद से नेक्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, प्रिंसिपल की बात करेंगे। हम लोग उस पर देखेंगे छोटे छोटे कंसेप्ट और छोटे छोटे प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, गैप क्या है, और इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और आप लोग उनको एक बार रीड करके रखे रहिएगा। ठीक है बेटा, तो हम लोग चलते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।